हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आज हम एक विशेष टॉपिक आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप जूनियर सेक्शन से लेकर के इंटरमीडिएट तक आप लोग इसको पढ़ेंगे। यह आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ द नरेशन। नरेशन के बारे में आप जानते हो। ये आपको जूनियर सेक्शन से लेकर के इंटरमीडिएट तक का लिए एक विशेष इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत किस प्रकार से आप कोई भी नरेट की हुई चीज को, वार्तालाप की हुई चीज को जब आपका दूसरे लोगों के सामने व्यक्त किया जाता है तो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये व्यक्त करने का तरीका ही आपका नरेशन कहलाता है। नरेशन का मतलब होता है वार्तालाप, डिस्कशन, नरेट करना। किसी चीज को अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर नरेट हो रहा है, कोई चीज डिस्कस हो रही है, तो वो डिस्कस को जब कोई व्यक्ति जो है किसी तीसरे थर्ड पर्सन को आपको बताएगा तो किस प्रकार से उसको नरेट करेगा। ये नरेट करने का, ये उसको बताने का तरीका ही यही नरेशन होता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट दिमाग को करके आप लोग समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये सबके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप दोस्तों शुरू करते हैं आज आपका अपना नया टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, ये नरेशन होता क्या है। नरेशन जब किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई वार्तालाप होती है तो ये वार्तालाप भी नरेशन कहलाता है। नरेशन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में की गई एक वार्तालाप, और इस वार्तालाप में हमेशा तीन कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला, एक तो आपका होता है जो वार्ता कर रहा होता है, दूसरा आपका लिसनर होता है जो उस वार्तालाप को सुन रहा होता है, और तीसरा थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में कोई बात कही जा रही है। तो किसी भी डिस्कशन में ये आपके तीन जो है मेन कैरेक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमेशा, स्पीकर, लिसनर और थर्ड पर्सन। स्पीकर वो होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है। स्पीकर वो होता है जो किसी वार्तालाप में किसी बात को जो है व्यक्त कर रहा हो, वार्तालाप को कर रहा हो। तो किसी भी वार्ता को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा स्पीकर की श्रेणी में आता है, उसे हम स्पीकर कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक कोई बातचीत कर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति एक ऐसा कैरेक्टर होता है वार्तालाप में जो उस स्पीकर की कही हुई बात को सुन रहा होता है, जिसे हम लिसनर कहते हैं, श्रोता कहते हैं। स्पीकर को वक्ता, लिसनर को श्रोता। तो ये स्पीकर और लिसनर, इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही होती है, तो ये लिसनर जो है ये डेफिनेटली किसी तीसरे या थर्ड पर्सन के विषय में ये बातचीत हो रही होती है। तो अगर ये थर्ड पर्सन जो स्पीकर लिसनर को बात कर रहा है, बात बता रहा है, अगर ये लिसनर जाकर के किसी थर्ड पर्सन को बताएगा तो ये थर्ड पर्सन जो है ये जो दूसरे व्यक्ति को उस वार्तालाप को की बात को व्यक्त करेगा। तो इसके व्यक्त करने के हमेशा दो तरीके होते हैं। यही आपका नरेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। जब स्पीकर ने कोई बात लिसनर को बताई, लिसनर ने जाकर के थर्ड पर्सन को बताने की कोशिश की कि थर्ड पर्सन के बारे में जो है स्पीकर इस तरह की बातें कर रहा होता है, तो ये थर्ड पर्सन जो बताएगा तो बताने की, इसके व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं हमेशा। पहला एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्पीकर की कही हुई बात को लिसनर थर्ड पर्सन को जब एक्सप्लेन करता है, उसको बताने की कोशिश करता है, तो हूबहू ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में जो है व्यक्त करता है। यानी स्पीकर ने जो बात बताई है वो उसी के शब्दों में स्पीकर जाकर के थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करता है। तो थर्ड पर्सन के द्वारा, लिसनर के द्वारा थर्ड पर्सन को बताई जाने वाली वो बात जो स्पीकर ने कही है हूबहू उसी की भाषा में व्यक्त कर देना, ये डायरेक्ट स्पीच
कहलाता है। इसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, वो नरेशन कहते हैं। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच हुई, वक्ता की कही हुई बात को जब लिसनर जो है थर्ड पर्सन को जो कहते हो, बिना उसके बातों में, बिना उनके शब्दों में परिवर्तन किए हुए जो कहते हो उसी की भाषा में बात करके बताता है, तो इसे व्यक्ति करने के तरीके को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि देखिए, कोई भी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को लिसनर जब थर्ड पर्सन को बताएगा तो वो इस प्रकार से भी उस बात को व्यक्त कर सकता है कि उसके शब्दों में परिवर्तन हो जाए, लेकिन वक्ता के द्वारा कही गई बात को किसी भाव में परिवर्तन न हो, केवल भाव के माध्यम से उसमें परिवर्तन, भाव के माध्यम में जो है वो थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करता है। तो इस प्रकार से ये आपका, जब कोई लिसनर थर्ड पर्सन को किसी स्पीकर के द्वारा व्यक्त की गई बात को बताएगा, तो जब उसे उसके भाव के द्वारा, उसके द्वारा बोले गए शब्दों से व्यक्त न करके उसके भाव के द्वारा व्यक्त करता है, अर्थात उसके शब्दों में कुछ परिवर्तन करके भाव न बदलने पाए, कहने का अर्थ वही रहे, अर्थ न बदले, भाव न बदले, बल्कि उसके शब्दों में भले ही परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार से व्यक्त करने के तरीके को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आपने ये दोनों चीजें देखी, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा कही हुई बातों को जो कहते हो उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता जो होता है, वक्ता की कही, वो श्रोता जो है वक्ता की कही हुई बात को उसके भावों के रूप में परिवर्तन करके या भाव के रूप में व्यक्त करता है, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, जब कोई भी वक्ता की कही हुई बात को स्पीकर उसके भाव के रूप में व्यक्त करता है, तो डेफिनेटली उसके शब्दों में कुछ न कुछ परिवर्तन करना होता है। ये परिवर्तन करके ही जो है वो उसके भाव को व्यक्त कर सकता है, नहीं तो दोनों में अंतर नहीं रह जाए। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है लिसनर थर्ड पर्सन को जब एक्सप्लेन करता है कि स्पीकर आपके बारे में इस तरह से बता रहा था, तो उसे अपने भाव में व्यक्त करते हुए उसे शब्दों में कुछ परिवर्तन करना होता है। उसी शब्दों में जो परिवर्तन होगा उसको हम अब आगे की ओर देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका, ये दो चीजें तो आपकी समझ में आ गई, नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब जरा इसके थोड़ा सा पार्ट के विषय में थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, ये होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इसमें जो है कोई भी सेंटेंस जब बोला जाता है कि वो डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये क्या है, इसके सेंटेंस को व्यक्त करने के तरीके क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें कौन सी चीज ऐसी आम होती है, इसके बारे में अब आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले, जैसे आप देखेंगे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई चीज व्यक्त की जाएगी तो आप ये पहचानेंगे कैसे कौन सी चीज डायरेक्ट स्पीच में व्यक्त की गई है, कोई भी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त की गई। तो डायरेक्ट स्पीच में जब कोई वक्ता, जब कोई लिसनर जो है, कोई श्रोता जो है डायरेक्ट स्पीच में किसी थर्ड पर्सन को बताता है, तो उसमें स्पीकर की कही हुई बात को जो का त्यों व्यक्त किया जाता है। इसलिए स्पीकर की जो भी कही हुई बात हो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख करके व्यक्त करते हैं। तो जहां पर कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखा गया हो, इस तरह से व्यक्त किया गया हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए, तो ये आपका एक सेंटेंस है जो हमें डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है। अब अगर मान लीजिए इसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके इसको व्यक्त करना चाहें, यानी ये तो
वक्ता की कही हुई बात को जो है साधारण रूप से उसी के शब्दों में जो व्यक्त किया गया है, तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। अगर मान लीजिए हम इसी को चेंज करके इनडायरेक्ट नरेशन में लिखें, तो इसका वर्जन क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, मोहन told me that he had अब यहाँ पर देखिएगा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आपके इसके भाव को निकालें, इसके मतलब को निकालें, तो मतलब दोनों का सेम होगा, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, दोनों का भाव एक ही निकलेगा, लेकिन इसके व्यक्त करने का तरीका बदल गया। यहाँ पर मोहन सेड टू मी आई हैव बॉट ए बुक, और यहाँ पर है मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट ए बुक। दूसरे वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो दूसरे वाले सेंटेंस में व्यक्त करने के तरीका चेंज हो गया, और जब तरीका चेंज हुआ तो इसके शब्दों में भी कुछ परिवर्तन किया गया। तो इस प्रकार से जब आप किसी के शब्दों में परिवर्तन करके उसके भाव को न बदलने पाए, इस प्रकार से परिवर्तन करें कि उसके भाव को न बदलने पाए, तो इस प्रकार से व्यक्त करने के तरीके को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो पहला आपका ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में व्यक्त की गई हुई बात, दूसरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त की हुई बात। अब जरा इसके पार्ट्स को जरा बारे में देखिएगा, इसको हम रख कर दिया देते हैं। अब जरा देखिएगा, ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में दी गई, डायरेक्ट नरेशन में आपका जो है व्यक्त किया गया है, डायरेक्ट स्पीच में दी गई है। यहाँ पर ये पूरा कोई भी सेंटेंस जब आपको डायरेक्ट स्पीच में दी गई होती है, तो वो कुल मिलाकर के वो दो प्रकार के सेंटेंसेस में एक साथ दिए गए होते हैं। देखिए इसमें और दोनों प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ये कामा से जो है, ये बीच दोनों प्रकार के सेंटेंसों के बीच में एक कामा लगा होता है, और ये कामा से ये दोनों वाक्य जो है अलग होते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो ये दो प्रकार के सेंटेंसों को एक प्रकार के सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंसों को व्यक्त किया गया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों सेंटेंस जो होते हैं ये कामा से विभक्त रहते हैं, कामा से अलग रहते हैं। कामा के पहले के जो सेंटेंस का पार्ट होता है इसको हम ये पार्ट आपका कामा के पहले का ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और ये जो पार्ट जो है ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होता है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कामा के पहले वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और कामा के बाद वाला वाक्य जो आपका होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होगा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहां पर देखिए, तो ये दो प्रकार के वाक्य एक साथ संयुक्त होते हैं और दोनों कामा के द्वारा जो है सेपरेटेड होते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब स्पीच के अंतर्गत जो ये वर्ब दी गई होती है, ये सेड, इसका एक अलग से हम नाम देते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो वर्ब आपकी होती है इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो आप ये ध्यान हुआ, देखिए कोई भी डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में व्यक्त की गई हुई कोई सेंटेंस अगर होता है तो ये दो भागों में विभक्त होता है। दोनों भाग इसके कामा से सेपरेट होते हैं। कामा के पहले का वाक्य आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और कामा के अंदर लिखा हुआ भाग जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है सेट, या जिस रूप में होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की ये जो वर्ब होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे अहम रोल अदा करती है। कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल इस रिपोर्टिंग वर्ब को होता है। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, इसको आगे की हम देखेंगे, लेकिन इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है कि इसका अहम रोल आगे क्या होने जा रहा है। अब आपने ये देख लिया कि ये जो आपका भाग होता है किस प्रकार से विभक्त होता है। अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसको आपने अभी देखा था कि जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा था तो ये हो गया था मोहन टोल्ड मी। देखिए इसको अब हम रख के दे रहे हैं। आप अगर चाहें आप लोग तो इसको जो है आपको ये अपना जो है नोट तैयार करने के लिए इसको आपको नोट बनाते जा सकते हैं। देखिए इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा मोहन टोल्ड मी दैट he had bought a book। अब आपने देखा ये जो है डायरेक्ट स्पीच में व्यक्त किया हुआ सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। दोनों में अंतर दिखे, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करके हमने व्यक्त किया तो व्यक्त करते समय इसके शब्दों में परिवर्तन हो गया। ये शब्दों में परिवर्तन जो होता है ये ऐसे ही आंख मूंद करके नहीं कर दिए जाते हैं। इन शब्दों में परिवर्तन जो किया जाता है किसी न किसी नियम के तहत होते हैं। ये नियम किस प्रकार से हर सेंटेंस में हर प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, आपने सेंटेंसेस के बारे में देखा हुआ है, इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि ये सेंटेंस जो होते हैं ये सेंटेंस आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपने पढ़े हुए हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस यानी हर प्रकार के सेंटेंसेस के लिए इनके बदलने के नियम जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। आप जितने भी प्रकार के ये 4 प्रकार के सेंटेंसों में जब आप आगे पढ़ेंगे तो चारों प्रकार के सेंटेंसों में आपके इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम जो आप पाएंगे वो भिन्न भिन्न पाएंगे। ठीक है, ये जो परिवर्तन इसका मतलब क्या हुआ कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को चेंज किया जाता है तो परिवर्तन जो है इसके टाइप ऑफ सेंटेंस की या काइंड ऑफ सेंटेंस की तरह किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो हम इसको सेंटेंस के पार्ट के हिसाब से या सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो है इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से अगर सेंटेंस होते हैं तो उसमें किस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जो है चेंजिंग इन टेंसेस देखेंगे कि अगर हम किसी टेंसेस में चेंज करना हो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। आपने देखा कि इसमें एक चीज और देख लीजिए। इसमें आपने देखा कि जब आपका ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया तो यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब थी सेड, इसको क्या किया गया, टोल्ड में बदला गया। ये सिंपली अगर सेंटेंस देखे, सिंपली आपने देखा है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड थी, सेड को यहाँ पर टोल्ड में बदल दिया गया। इसके बाद जो है ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया था तो जिसकी वजह से सेड को टोल्ड में बदला गया। कामा और ये इन्वर्टेड कामास को यहाँ से जो है इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको हटा दिया गया और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया। ये प्रोनाउन आई की जगह यहाँ पर ही आ गई, टेंसेस में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बहुत ढेर सारे बदलाव करना होता है, बहुत ढेर सारी चेंजिंग करनी होती है। ये चेंजिंग हर जो है सेंटेंस के अलग अलग टाइप में होती है, हर टेंस के
हर सेंटेंस के अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग प्रकार से चेंजिंग की जाती है, उसी को हम आगे आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस जो पार्ट होता है उसका हम पहला पार्ट असर्टिव सेंटेंस का लेने की जा रहे हैं। आप देखेंगे पहला पार्ट जो आपका होगा नंबर 1, हम असर्टिव सेंटेंस को लेकर देखें। ये जो असर्टिव सेंटेंस होंगे इसमें टेंसेस में किस प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे। चेंजिंग इन टेंसेस किस प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट चीज है। अगर एक बार आपके जो है दिमाग में चढ़ गई तो फिर ये आपको जो है कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आप जब भी आप देखेंगे ये आप इन नियम को एक बार समझ लिया तो ये आपका जो है समझते चले जाएंगे आप। देखिए ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, अब यहाँ से बहुत दिमाग को कंसंट्रेट करके आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो इनमें जो है कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंज किए जाते हैं। पहले जैसे देखिए आपको असर्टिव सेंटेंस जो भी होंगे वो असर्टिव सेंटेंस में कॉमन जो आपके कॉमन चेंजिंग जो आपकी होगी वो क्या होगी, जरा देखिएगा। आप पाएंगे कि सबसे पहले रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कॉमा। पहला नियम आपका होगा जनरल में, आपका जो नियम होगा रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कामा। सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में दिए गए कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाते हैं। दूसरा यूज conjunction that to join reporting and रिपोर्टेड स्पीच। यानी कंजंक्शन, ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके बीच में जो है कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। तीसरा चेंज change set to in told if object is given after set to। यदि set to के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है
तो सेड टू को हम टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे। अब ये एक इन तीनों नियमों को एट ए ग्लांस आप देखिए क्या है कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो चेंज करते समय कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। इसके बाद दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ज्वाइन करने के लिए इनके बीच में एक कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगर सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, ये तीन इसके कॉमन नियम होते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंस दिया गया होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, उसके टेंसेस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, ये अहम चीज है। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखने की कोशिश करिएगा। ये तो आपके कॉमन नियम हो गए असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कॉमन नियम हो गए। फिर से एक बार देख लीजिए, रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कामा। दूसरा है यूज कंजंक्शन दैट टू ज्वाइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच टू ईच अदर। दूसरा चेंज सेड टू इनटू टोल्ड इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। अब इसके बाद टेंसेस में किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे जरा देखिएगा। पहला नियम देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो याद कर दिया गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। पहला नियम ध्यानपूर्वक देखिए, आपका पहला नियम आ रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टिंग वर्ब। बिफोर इट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट द if you are going to change the direct narration into indirect narration या direct speech into indirect speech, then reporting verb will play important role to change it. यहाँ पर we are discussing about the reporting verb। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दी हुई है तो नियम क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप ये रूल्स आप ध्यानपूर्वक देखिए, फिर से देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दी हुई है, सपोज करिए एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ये सेंटेंस आपका दिया गया है। देखिए यहां पर
ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा इस नियम में क्या एक्सप्लेन है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। सेज जो है ये आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी हुई है, इसके साथ यस या यस जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी हुई है। अब प्रेजेंट में इंडेफिनिट पार्ट दिया हो, कॉन्टिन्यूअस पार्ट दिया हो, परफेक्ट पार्ट दिया हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट दिया हो, कोई मतलब नहीं रहता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी पार्ट में हो सकती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि इसके साथ एस जुड़ा हुआ है इसलिए आप समझते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट में दी हुई है। अगर इसी के साथ इज सेइंग दिया हो तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसमें हैज सेड दिया हो, हैव सेड दिया हो तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर हैज बीन सेइंग या हैड बीन सेइंग दिया गया हो तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट हो। तो इट डजंट मीन कि ये प्रेजेंट के किस पार्ट का दिया हुआ है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये सेंटेंस आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई है अथवा फ्यूचर में दी गई है, फ्यूचर में दिया होगा तो उसका रूल क्या, उसका फॉर्म क्या होगा, ये आपका सेज की जगह विल से अथवा शैल से हो जाएगा। अगर फ्यूचर में दिया होगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म विल से अथवा शैल से हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर रूल क्या कहता है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी गई है तो ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिया गया जो भी सेंटेंस जिस टेंस के अंतर्गत होगा वही टेंस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल सीता इज ए गुड स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, इसके टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सेंटेंस इसका मतलब है कि ज्यों का त्यों उतर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में दी गई है। और आपका पहला नियम क्या कहता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी गई है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आप अगर इसको चेंज करेंगे तो अब परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो आपके कॉमन रूल्स हैं, कॉमन रूल्स आपको 3 बताए गए हैं। पहला आपका जो है ये कामा इन्वर्टेड कामास को हटाया जाएगा, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आपके बीच में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा आपका ये तीसरी कैटेगरी इसके अंतर्गत कभी नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो सेड यानी पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तब उसमें ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा। तो इसको जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये आपका डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस है। इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में चेंज तो होगा डेफिनेटली, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई है इसलिए इसके टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, जब इसको चेंज किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा महेश सेज, और ये कामा इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे तो जो कॉमन नियम है इसके बीच में जो है कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में दी गई है। दैट सीता इज ए गुड स्टूडेंट, राइट। ये बात समझ में आई। लेकिन इसी में आप एक चीज देखिएगा, अगर ये महेश ये सेज की जगह इज सेइंग यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिया होता तो यहां पर महेश इज सेइंग यहां पर हो जाता और बाकी जो करते उतर आए। यानी ये प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में अगर दिए गए हो, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी पार्ट में दिए गए हो तो ये कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो करते उतरेगा, कॉपी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए सपोज करिए ये आपका सेंटेंस जो दिया गया है,
यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दी गई है, इसी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो इसका रिपोर्टिंग सेंटेंस का फॉर्म क्या होगा, देखिए। ये हो सेंटेंस आपका दिया है, यहाँ गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ सेंटेंस में। ये चेंज कैसे हुआ ये आपको समझाने के लिए, मोहन सेज टू रमेश। इट मीन्स अगर आप दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों जो डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, तो आप अंदर क्या पाएंगे, ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है सेज, यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब सेज दी गई है। अंतर क्या है, इसके बाद यहाँ पर कोई आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, राइट। तो इसका नियम क्या है, यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये नियम सही है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। जरा अगर गौर करिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी गई है और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी। इसको ध्यानपूर्वक आसानी से समझिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी गई है तो बट नेचुरल है कि देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ है, देन द शेप ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज। कैसे चेंज होगा देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। अब एक एक उसमें हम बता रहे हैं, ये अगर सेज दिया हुआ है तो सेज को हम काहे में चेंज कर देंगे, टेल्स में बदल देंगे। सेज को काहे में बदल देंगे, टेल्स में। यानी अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो टेल्स हो जाएगा। इज सेइंग अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो इज टेलिंग हो जाएगा। अगर हैज अथवा हैव सेट दिया हुआ है तो ये आपका हैज अथवा हैव टोल्ड में बदल जाएगा। और अगर हैज बीन अथवा हैड बीन सेइंग दिया हुआ है तो ये आपका हैज अथवा हैड बीन टेलिंग में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। नियम क्या कहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में टेंस दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। बट यह आपने इसको देख लिया, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आने पर ये रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इटसेल्फ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अगर सेज दिया हुआ है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेल्स में बदल देंगे। इस सेइंग दिया हुआ है उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इस टेलिंग बदल देंगे। अगर यस या हैव सेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदल करके उसको सेज की जगह टोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चेंजिंग होगी। ये बात, ये नियम समझ में आ गया। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स में लिख करके हमको भेजें। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की